गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। जो इसका टेस्ट नंबर 1 था उसमें हमने जीएस के प्रश्नों को कवर किया। जो इसका टेस्ट नंबर 2 है उसमें हमने हिंदी के प्रश्नों को कवर किया था, और टेस्ट नंबर 3 में भी हमने हिंदी के प्रश्नों को कवर किया। और ये टेस्ट नंबर 4 है, इसमें हम जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। 140 जो है जीएस के प्रश्न होते हैं, और ये 140 प्रश्न 140 मार्क्स के ही होते हैं, और 60 प्रश्न हिंदी के होते हैं। और वो 60 प्रश्न जो है हिंदी के 60 अंक के होते हैं। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बनता है वो 200 क्वेश्चन और 200 नंबर से बनता है, ठीक है। और 1/3 की इसमें भी माइनस मार्किंग है यूपीपीसीएस की तरह, क्योंकि इसको भी यूपीपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजशेखर की रचनाएं नहीं है? काव्य मीमांसा, मिताक्षरा, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। कर्पूर मंजरी ये भी जो है राजशेखर की ही रचना है। भुवन कोश भी राजशेखर की रचना है, लेकिन मिताक्षरा जो है राजशेखर की रचना नहीं है, ये विज्ञानेश्वर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा नामक शीर्षक से टीका लिखी या रचना की। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। वो इन्होंने काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हरविलास, कर्पूर मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना की। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में इन 2 रचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाला सही है? प्रतिहार वंश का संस्थापक मिहिर भोज और प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट। कौन सा करेक्ट है? देखिए, कोई भी करेक्ट नहीं है, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, क्योंकि प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट और प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है मिहिर भोज। तो आंसर लगाएंगे डी, ना तो 1 ना ही 2। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट को माना जाता है। प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? उपनिषद, पुराण, वेदांग या कुरल को? कुरल को माना जाता है। कुरल के रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। पेड सीरीज के लिए समीक्षा अधिकारी की यानी आरओ एआरओ की। तो कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है कुरल को, और इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। और इसकी रचना की थी सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने। मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है इनमें? यह है राजवंश और यह है राजधानी। पहला राजवंश जो आता है वो है सोलंकी राजवंश, उसके सामने लिखी है राजधानी अनहिलवाड़। दूसरा है चोल राजवंश, तंजौर राजधानी, प्रतिहार वंश, कन्नौज राजधानी। बताइए कौन कौन से सम्मिलित है इसमें? सोलंकी राजवंश की राजधानी अनिलवाड़ सही है। चोल वंश की राजधानी तंजौर सही है। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज भी तो सही है। सारे के सारे सम्मिलित हैं 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी हो जाएगा। प्रश्नों की प्रकृति बहुत अच्छी है, एग्जाम के अनुरूप है, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द निम्नलिखित में से किसका घोतक था? काली मिर्च, हाथी दांत, नील या एक प्रकार का बर्तन जिसमें मदिरापान किया जाता था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसके लिए है? काली मिर्च के लिए। एक अघन्य शब्द भी है, वो उसको ही पूछते हैं, वो गाय के लिए है। तो देखिए, भारतीय काली मिर्च जो है वो यूनानियों और रोमवासियों में बहुत प्रिय थी, और इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है, और इसकी यूनान तथा रोम में बहुत मांग थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पौंडीचेरी पर अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित शक्तियों को कालानुक्रम रखिए। किसने सबसे पहले पौंडीचेरी पर अधिकार किया था, बताइए। फिर उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया? सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने ही किया था। तो जो डच वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसको हटा दीजिए। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अधिकार किया पौंडीचेरी पर। उसके बाद किसने किया? उसके बाद किया डचों ने। डच के बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद आए फ्रांसीसी,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद डच, अंग्रेज और सबसे बाद में फ्रांसीसी। तो देखिए, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, परंतु कुछ समय के बाद यह डचों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा किया और 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के बाद जो है उन्होंने फ्रांस को सौंप दिया पौंडीचेरी को। इस प्रकार पौंडीचेरी पर सबसे पहले नियंत्रण तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया, किंतु बाद में जो है डचों ने, अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने इस पर आधिपत्य स्थापित किया। नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में यात्री, सूची 2 में है खोज। वास्को डिगामा, कैप्टन कुक, तस्मान, कोलंबस, इसको तो मिला ही दोगे आप। भारत की खोज किसने की या भारत के मार्ग की खोज किसने की? छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वास्को डिगामा ने। कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका की खोज की। तो ए का 4, डी का कर दो 1। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कट रहा है क्या। ए का 4, डी का 1, तो बी में भी है ए का 4, डी का 1, और नीचे जाना पड़ेगा क्या? ए का 4, डी का 1 दो में है, ठीक है। तो एलिमिनेट कर दो डी वाले ऑप्शन को और एलिमिनेट कर दो ए वाले ऑप्शन को, यानी बी है या सी है उत्तर। तो वास्को डिगामा ने कर दी भारत के मार्ग की खोज, कोलंबस ने कर दी अमेरिका की खोज, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज और तस्मान ने की है न्यूजीलैंड की खोज, ठीक है। यानी इसका आंसर हो गया है बी का 2 और सी का 3। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, यात्री और ये हैं खोजें। वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की खोज की और कोलंबस ने की अमेरिका की खोज, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज और जो तस्मान है उसने न्यूजीलैंड की खोज की, और साथ साथ ही वॉन डीमंस लैंड यानी तस्मानिया की भी खोज किसने की? तस्मान ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है किस स्थान पर किया था? कहाँ किया था? कोचीन में किया था। कोचीन में दुर्ग की बात हो रही है। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1615 से 1618 में 18 के मध्य टॉमस रो डैश के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर रहा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरें हम? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? जहांगीर या हुमायूं? 1615 से 1618 के बीच में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर रहा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1615 से 1618 के मध्य टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर रहा। 10वां प्रश्न फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1, सूची 2। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक, बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की और पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन जो कि एक फ्रांसीसी था। देखिए, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने की, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ये, ठीक है। और बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार, ये भी करेक्ट है। मद्रास की स्थापना की फ्रांसिस डे ने, ये भी सही है। और पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर था, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंको मार्टिन। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है, सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 वाला कोई ऑप्शन। किस में है 1 2 3 4? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कलकत्ता का संस्थापक हो गया जॉब चारनाक और बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार और मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की और पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर था फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स शुरू हो गई है। वाणिज्यिक बैंकों को कुछ नगद कोष किसके पास रखना पड़ता है? इसमें 10 प्रश्न थे हिस्ट्री के और 10 प्रश्न है इसमें इकोनॉमिक्स के, और 20 के 20 इंपॉर्टेंट है।
तो वाणिज्यिक बैंकों को कुछ नकद कोष किसके पास रखना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास, विश्व बैंक के पास, वित्त मंत्रालय के पास या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। कुछ फालतू के इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब विकल्प दिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको तो हटा ही दो। आरबीआई, विश्व बैंक को हटा दो। वित्त मंत्रालय भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नगद कोष रखना पड़ता है। इस नगद कोष के आधार पर वे मांग जमाओं यानी डिमांड डिपॉजिट का सृजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया नगद कोष कुल मांग जमाओं का कुछ प्रतिशत होता है। इस प्रतिशत को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, CRR। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में योगदान देते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्यिक बैंक, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय। कौन देता है साख निर्माण हेतु अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में योगदान? कॉमर्शियल बैंक देते हैं, ठीक है, यानी वाणिज्यिक बैंक जिसमें जमा होता है आपका पैसा। तो वाणिज्यिक बैंक साख निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में योगदान देते हैं, बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। शाख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु के मूल्य से अधिक होता है, जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु के मूल्य से कम होता है, जिसका अंतिम अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? के बराबर होना चाहिए ना। तो साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। ना कम वाला ऑप्शन होगा ना बराबर वाला ऑप्शन होगा, और डी वाला तो होगा ही नहीं। तो देखिए, साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। उच्च नगद आरक्षित अनुपात यानी हाई कैश रिजर्व रेशियो का अर्थ है उच्चतर साख निर्माण की क्षमता, और वाणिज्यिक बैंक केवल निवेश के उद्देश्य के लिए ऋण देते हैं। कॉमर्शियल बैंक केवल लोन के पर्पस से, मतलब निवेश के पर्पस से ऋण देता है क्या? ये केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, ठीक है। उच्च नगद आरक्षित अनुपात का अर्थ है उच्चतर साख निर्माण की क्षमता, गलत गलत गलत, दोनों गलत है भाई, ठीक है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर, ठीक है। उच्च यानी हाई कैश रिजर्व रेशियो होगा तो साख निर्माण क्षमता जो है वो निम्न होगी, ठीक है, उच्चतर नहीं होगी, गलत है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि उच्चतर कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR का अर्थ वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण की निम्न क्षमता से है, क्योंकि साख गुणक जो है CRR का जो है व्युत्क्रम होता है। और वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक जो है निवेश तथा उपभोग दोनों के उद्देश्य के लिए लोन देते हैं, आपको ऋण देते हैं, यानी उधारी देते हैं, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट भी। तो स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए दोनों गलत है, तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, और वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी हैं, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब डी वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों सत्य हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें तो गलत है। वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी थोड़ी है, कॉमर्शियल बैंक करेंसी प्राधिकारी नहीं है, RBI भारत का केंद्रीय बैंक करेंसी प्राधिकारी है, सी गलत है। तो केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को तब ऋण देता है जब उसे मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के बदले में जो है कहीं से भी वित्त स्रोतों की प्राप्ति नहीं होती। सरकार का बैंक होने के नाते केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंकों के खाते रखता है और सरकारी खजाने का प्रबंधन करता है। यह देश में करेंसी मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी, RBI की बात हो रही है, उसे नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार या एकाधिकार प्राप्त होता है। तो सी वाला गलत है, क्योंकि वहाँ कॉमर्शियल बैंक लिखा था, वाणिज्यिक बैंक। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR और सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कौन निर्धारित करता है इसको? वित्त मंत्रालय नहीं करता, वित्त आयोग नहीं करता, वाणिज्यिक बैंक नहीं करते, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक।
तो भारत में CRR तथा SLR भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला जो कथन है वो है रेपो रेट यानी रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन देता है, दीर्घकालीन देता है, यहाँ से भी स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सही है, अल्पकाल के लिए ऋण देता है। और ऊंची रेपो दर का अर्थ है बैंक की उच्च साख निर्माण क्षमता से। देखिए, हाई रेपो रेट हो या हाई CRR हो या हाई SLR हो, तो साख निर्माण क्षमता जो है वो निम्न ही रहेगी, इसको हमेशा याद रखना। इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। तो रेपो दर या रेपो रेट वह रेट है या वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालीन ऋण देता है। ऊंची रेपो दर का अर्थ है कि बैंक की साख निर्माण क्षमता जो है वो निम्न है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बैंक अपने साख बाजार को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता यानी नकदी उधार लेने के लिए प्रेरित नहीं होते, इसलिए। नंबर 18 पर आ जाइए। केंद्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों का रूपांकन और नियंत्रण दोनों ही कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण भी करता है। ऐसा है क्या? RBI की बात हो रही है। बिल्कुल, ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, C है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों का रूपांकन तथा नियंत्रण दोनों ही कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंक केवल साख सृजन के माध्यम से मुद्रा पूर्ति में योगदान देते हैं। कॉमर्शियल बैंकों का भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। और ब्याज की दर बैंक दर से धनात्मक रखने की प्रवृत्ति रखती है। ब्याज की बाजार दर बैंक दर से धनात्मक संबंध रखने की प्रवृत्ति रखती है। यह है दूसरा स्टेटमेंट, जो कि दोनों के दोनों सत्य हैं। C है इसका आंसर। तो देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। और ब्याज की बाजार दर बैंक दर से धनात्मक संबंध रखने की प्रवृत्ति रखती है। बैंक दर यानी बैंक रेट में वृद्धि या कमी का अनुसरण ब्याज की बाजार दर में वृद्धि या कमी द्वारा होता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। C है इसका आंसर। अब 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। प्राथमिक तथा गौण जमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेट भी इसका किया गया है। ठीक है, प्राथमिक और गौण जमा के संदर्भ में ये दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में कराई गई नगद जमा प्राथमिक जमा कहलाती है। गौण जमाएं उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, और C है इसका आंसर। तो देखिए, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में कराई गई नगद जमा प्राथमिक जमाएं कहलाती हैं और ये बैंकों की कुल मांग जमाओं का एक भाग हैं। गौण जमाएं उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है और ये भी बैंकों की कुल मांग जमाओं का एक भाग है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, ये है बैंक। ठीक है, ये है कोई A नाम का बंदा, ये लेके गया 1 लाख रुपए इस बैंक के पास। ठीक है, यानी नकदी ले जा रहा है, तरल ले जा रहा है, कैश ले जा रहा है। ठीक है, बैंक में इसने खाते में जमा कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गई प्राथमिक जमा। ठीक है, और ये बैंकों की जो कुल जमा था ना, उसके हिस्से में इसका जो पैसा है वहीं डाल दिया बैंक ने। अब गौण जमाएं क्या होती है, अब कोई दूसरा बंदा है, वो बैंक से लोन लेने के लिए आ गया। अब बैंक पैसा बनाएगी थोड़ी, इसी में से एक टुकड़ा निकाल के इसको दे देगी छोटा सा। ठीक है, तो ये क्या तैयार हुआ यहाँ पे, ये हो गई गौण जमा। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है या लोगों के द्वारा बैंकों से ऋण लिया जाता है। ठीक है, ये बैंक भी कुल जमाओं का भाग है। ये भी बैंकों की कुल, अब इसको जो पैसा दिया, ये जो बैंकों का कुल जमा था, इसी में से निकाल के तो दिया इसने। और ये कुल जमा जो भर रहा था, वो कौन भर रहा था, आपकी प्राथमिक जमाओं से भर रहा था, जो ये पैसा लेकर आया था यहाँ। ठीक है,
तो ये 20 प्रश्न थे जिनमें हमने 10 प्रश्न देखे हिस्ट्री के, एंशिएंट थी उसमें, कुछ मेडाइवल के प्रश्न थे उसमें, और ये 10 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के, भारतीय अर्थव्यवस्था के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा कम से कम, ठीक है। और बिल्कुल हेल्प करेंगे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में डिट्टो पूछे जाते हैं, डिट्टो। धन्यवाद।